नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आज के इस सेशन में टॉप लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें कथन कारण से भी क्वेश्चंस यानी कि कथन और निष्कर्ष निकाल करके और मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या मल्टीपल जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सेट किया गया है। तो आज हम 50 टॉप क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें आपको देखना है कि आप कितने जानते थे। हमें अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। एक का ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको सिविल एग्जामिनेशन यूपीएससी या बीपीएससी में भी दिखाई दिए होंगे। इन प्रश्नों को जरूर देखें और इसको बिल्कुल रट जाने की कोशिश करें, या जिस तरीके से हो ऐसे प्रश्नों पर अपना नजर अवश्य बनाए रखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। यानी कि संविधान की वह संशोधन कौन सा है, कितने नंबर संशोधन है, जब 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष वित्ताधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया था। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28वां संशोधन 1972 ईस्वी। राइट इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी हो जाएगी। संविधान के जो 74वें संशोधन हुए उसमें 12वीं अनुसूची में कुछ मद जोड़े गए, उस मद को जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी। सही आंसर चौथे का ऑप्शन नंबर सी, 18 मद उसमें जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष माना जाता है। पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंध लगाने की शक्ति दी गई है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है अधिकार संसद के पास उपस्थित है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि अपने कार्यकाल के शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेही बनाया गया है। अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किनके प्रति जो है जवाबदेह बनाया गया है। 7वें का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को किसी प्रकार की जवाबदेही की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल, जिसको हम लोग वायसराय के नाम से भी जानते थे, या वायसराय को जो है अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। निम्नलिखित में से वह कौन महिला सदस्य हैं जो संविधान सभा की एक सदस्य नहीं थी। 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेली सेनगुप्ता जो थी वह संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, वरना दक्षिणायनी, वेलायुद्धन और बेगम एजाज रसूल और लीला राय, ये तीनों के तीनों जो हैं संविधान सभा की सदस्य, महिला सदस्य के रूप में उसमें उपस्थित थी। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। यह सही आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर सी, या केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार की जो ये फैसला आया उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला अपना इसके बारे में सुनाया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके द्वारा पास किया था।
या किसके पास था? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? यानी कि विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल जो संबंध है उनको देख रेख किन के जिम्मे सौंपा गया था? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश और राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध का पोर्टफोलियो उनके पास सौंपा गया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते चलिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं और बिल्कुल इन प्रश्नों को छोड़कर जाने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर हाल में इन प्रश्नों को देखिए। ये 50 क्वेश्चंस आपके जीवन में आज नहीं तो कल बिल्कुल 100% मिलेंगे और ऐसा कोई ठिकाना नहीं है कितने व्यक्तियों का रिजल्ट्स होंगे, किनको कब तक मेहनत करने होंगे। मेहनत से पीछे मत भागिएगा। किस अधिनियम ने, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उससे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उससे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। आगे बढ़ते चलते हैं। 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि नए राज्य के निर्माण व राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन करना होगा तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता हमें महसूस होगी? 14वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पहला अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 15वें का राइट आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से जो आपके पास सत्य कथन है तो उसका 15वें का ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं कर सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री की आदेश में निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उसमें थोड़ी सी निलंबन की जा सकती है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपातकाल में भी नहीं खत्म की जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? राज्य के नीति निषेधक तत्वों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? 16वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास डी, आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया है। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? निम्नलिखित में से वो कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो सही आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे पुराना और सबसे पहला संघ बनाया गया। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि कौन तय करता है कि लाभ पद क्या है? इनमें से कौन यह तय करता है कि लाभ का पद क्या है? 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है जिम्मेदारी संसद के पास दी गई है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? संविधान का वह कौन सा भाग जो है संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी, यानी कि भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। आइए देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। नहीं, इसमें जो सत्य कथन है उसके लिए वह भारत का नागरिक होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है।
23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल क्या काम करता है, कौन सा काम करेगा, तो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के कार्यालय का यानी कि कार्यालय के कार्यकाल का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते तय करने का जो ये है अधिकार है वह किसके पास है। 24 का ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल जो है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को ये निर्धारित करता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आएगा, तो सही आंसर है 25वें का ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु तैयार रहते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों के स्थापना के कारण थे। यहाँ पर ऑप्शन से 2-3 कथन दिए गए हैं और कूट का प्रयोग करके आपको इसका आंसर चुनने होते हैं। निम्नलिखित में कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण माने जाएंगे, तो 26वें प्रश्न देख लीजिएगा। कहता है कि गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, तो निम्नलिखित में से कौन ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण है, तो गरीबों और वंचितों के तक न्याय पहुंचाना सबसे पहला तो ये काम है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, ये भी सही है। गरीबों के न्याय के उनके द्वार पर, याद रखें गरीबों को न्याय उनके द्वार तक पहुंचाना, मुझे 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही लग रहे हैं। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का। 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों सही आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्राम न्यायालय जो है निर्देशित किया जाता है। 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा यह निर्देशित होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है। पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। 28वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1996 ईस्वी में पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम जो है पारित किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहर। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाएगा, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा जो है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर का और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहरों का जो है यहाँ पर प्रशासन किया जाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई है। 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में। स्थानीय सरकार की जो केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी वह 1954 ईस्वी में किया गया था। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेख 233 से 237 तक ऐसा प्रावधान किया गया है।
33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39A में यह वर्णन किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति के द्वारा यह निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है और यहाँ से कूट का प्रयोग आप सभी को करने की आवश्यकता है। प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 35वां नंबर प्रश्न हम लोग थोड़ा सा ध्यान से ऊपर थोड़ा बढ़ा करके देख लेते हैं, फिर इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं 35वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 35वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? निम्नलिखित में से जो है कौन से 73वें संविधान अधिनियम 1992 का अनिवार्य तत्व है? किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ये बिल्कुल सही है। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा, ये भी सही है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान की जाएगी, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न 36 नंबर आपके स्क्रीन पर। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय जो न्यायाधिकरण है इसका गठन कब किया गया था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 ईस्वी में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में उपस्थित है। दोस्तों प्रश्न को A to Z देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपके लिए। आगे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के वित्त आयोग का गठन करने का श्रेय किसके पास है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिसीमन आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नजर आ रहा है? 39 का सही आंसर हो जाएगा वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में यह कहा जाता है कि यह अंतिम निर्णय होता है और किसी भी अदालत में उसको चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण जो है राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? 40वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से उसे जानेंगे। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य के महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? 41 का सही आंसर है राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता को हटा सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषता है?
43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या उपर्युक्त में से सभी के सभी। अर्थात कहने का मतलब लोकपाल की स्वीडिश संस्था का विशेषता यह है कि कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता होती है, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति होती है, शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच होती है, उपर्युक्त में से सभी के सभी। ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यही कारण है कि थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं इसमें, और आपकी इस तरह से नहीं कि हाँ बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, नहीं, हम फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके पास ये चीज़ें चलती रहे। अगर आपको ये करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से कॉपी कलम निकालिए, एक लिख लीजिए। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उपस्थित करा दिया गया है और प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? याद रखेंगे, तमिल को यह एक शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत भी एक शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़ भी एक शास्त्रीय भाषा है, मलयालम भी एक शास्त्रीय भाषा है। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा निम्नलिखित में से सभी के सभी 1 2 3 4 सबके सब सही आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है? एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? 46वें का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 337 में इसका प्रावधान किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि शारीरिक जो स्वायत्तता है एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत यह आती है? 47वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 2017 में यह पास हुआ या यह बताया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 48वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 2001 में बनाया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कहता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में यह लागू किया गया। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वह किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया? सही आंसर है 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है हमारे देश में अधिनियमित किया गया। चलते चलाते आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर 100% हर हाल में आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख देते हैं और आराम से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इस प्रश्न का आंसर छोड़ जाइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य या भारत के राज्यपाल? हमें जरूर इससे अवगत कराइएगा और आप 50 क्वेश्चनों में लगभग कितने कर गए हैं जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया। चलते चलाते यही कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे।